जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आशा करते हो कि आप लोग अच्छे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम जो है इस सेट को जो है इसमें जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जो बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्राथमिक विद्यालय शिक्षक का जो है कक्षा 1 से 5 तक का जो है एक समान अध्ययन दिया गया है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 120 है और कुल अंक 120 हैं। तो इसका पहला सेट आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा। आज हम इससे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। आशा करते हो कि यह सेट आपको बहुत पसंद आएंगे। चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि सुमेलित कीजिए। तो राजा राम मोहन राय जो थे ये किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय जो थे ये ब्रह्मा थे, तो इसीलिए ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन नंबर यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। दयानंद सरस्वती जो थे, तो दयानंद सरस्वती क्या थे? तो ये आर्य समाज की स्थापना किए थे, तो यानी कि 4 हो जाएगा। दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के स्थापन किए थे। विवेकानंद जो थे ये जो थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए थे? तो विवेकानंद ने। और देखा जाए तो एमजी रनाडे जो थे ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 के हो जाएगा आपका 3, बी के हो जाएगा 1, सी का आपका हो जाएगा सी यानी कि दयानंद सरस्वती जो थे ये 4 हो जाएगा, और डी का आपका हो जाएगा यानी कि 2। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 1 4 2। निम्नलिखित में से किसने मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? तो इंडियन ऑफ मदर रेवोल्यूशन जो है किसे कहा था? तो मैडम भिकाजी कामा को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मैडम भिकाजी कामा को जो है यह मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बजट जो भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था? तो देखा जाए तो भारत में जो पहला पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बजट 2021-22 जो था यह केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले के मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है यह 1 फरवरी 2021-22 को जो है 2021-22 को पेश किया था। यह एक नए दशक का पहला बजट है और अभूतपूर्व कोविड-19 संकट की पृष्ठभूमि में एक डिजिटल भी है। इस मंत्रियों ने जो है इस बजट को प्रस्ताव से राष्ट्र पहले के संकल्प किसान की दुगनी आय और मजबूत बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, भारत सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण और दूसरों के बीच समावेशी विकास को मजबूत करेगा। यह भारत का पहला पेपरलेस बजट था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम यह जो पारित किया गया था कब? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1989 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्रचलित थी? तो अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम थी? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कैथा संस्कृति जो थी यह पश्चिम मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति के विकास से पहले हुआ था, और कैथा संस्कृति का विकास जो हो चुका था इसका काल जो था 2000 ईस्वी से 1800 ईसा पूर्व था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तर भारत का विभाग था कितने भागों में? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले जो समस्त उत्तर भारत जो एक विभाग था कितने में? तो 16 महाजनपदों व गणराज्यों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखा जाए तो 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है हमें बौद्ध ग्रंथ के जो देखा जाता है अंगुत्तर निकाय से मिलता है, और जैन ग्रंथ के जो भगवती सूत्र से मिलता है। ये सभी महाजनपद जो आज के उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक हिंदू कुश से गोदावरी तक नदी तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 महाजनपद ऐसे थे जो है कहाँ थे? तो बिहार में थे, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर की 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो यह इतिहास के विवरण प्राप्त होता है कलहन की जो राजतरंगिणी पुस्तक है, जिससे जो है महाकाव्य की रचना जो है राजतरंगिणी ने जिसकी रचना जो है 1148 से देखा जाए 1150 ईस्वी के बीच किया था। इसमें कश्मीर के आरंभ से लेकर रचना के समय का क्रमबद्ध इतिहास अंकित किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय शाही को उपाधि धारण किया था? तो यह सिकंदर द्वितीय के शाही को उपाधि जो किसने धारण किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जो था यह दिल्ली सल्तनत का एक महत्वाकांक्षी शासक था, उसने सिकंदर शाही को उपाधि धारण किया था। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है किस शासन के काल में हुआ था? तो यह चंद्रगुप्त के मौर्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त सौराष्ट्र में जो गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य जो सुदर्शन झील स्थित है, यह गुजरात के में है। इस झील का निर्माण जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उन्होंने नियुक्ति राजपाल जो था उसका पुष्यगुप्त वैश्य उसने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होता है? तो पुष्यभूति जो है वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा नरवर्धन। नरवर्धन से यह प्रारंभ होता है। नरवर्धन जो था यह छठी शताब्दी के प्रारंभ में जो है ये पुष्यभूति वर्धन ने थानेश्वर में डाली थी और वर्धन वंशावली नरवर्धन ने से प्रारंभ होकर जो हर्षवर्धन पर समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो गर्म जलधारा बताना है कि यहाँ पे कौन सी है। तो क्यूसोरिको की जलधारा, क्यूसोरिको की जलधारा जो है जापान की काली धारा है जो उत्तर प्रशांत महासागर की एक प्रमुख सागरीय धारा है। और क्यूसोरिको एक क्या है? तो गर्म जलधारा है। जबकि अन्य देखा जाए तो लेब्राडोर, कुराइल और कनारी जो है ठंडी जलधारा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन देखा जाए तो जल परिवहन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल परिवहन का प्राचीनतम एवं महत्वपूर्ण यातायात साधन क्या है? तो जल परिवहन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालुका, स्फूटों और बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा पवन। पवन जो है यह जो है अपर्दन अभिकर्ता बालुका, स्तूपों या बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। पवन के कारण क्या होता है कि रेगिस्तान में जो जहाँ तहाँ आंधी आने के कारण जो है बालू का बड़े बड़े टिब्बा यानी कि जो है बड़े बड़े पहाड़ जैसा टीला बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत देखा जाए तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो है 5 परत है। कौन कौन है? तो सबसे नीचे देखा जाए तो क्षोभ मंडल हो जाएगा, उसके बाद समताप आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा मध्य मंडल आ जाएगा, उसके बाद देखा जाए तो आयन मंडल आ जाएगा, और सबसे ऊपर में देखा जाए तो वायुमंडल आ जाएगा। तो ये आपके 5 मंडल। तो सबसे यहाँ पूछा है कि सबसे निचली परत, तो सबसे नीचे में क्षोभ मंडल होता है जिसमें जो सभी मौसम संबंधी घटनाएं घटती है। क्षोभ मंडल में वर्षा होना, आंधी तूफान आना, और समताप मंडल में क्या है? ओजोन परत पाए जाते हैं। समताप मंडल में क्या है? ओजोन परत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा से ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थितियाँ हैं? तो ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थितियाँ कौन सा हो जाएगा? तो शांत एवं वायु स्थिर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, शांत एवं स्थिर वायु। यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन देख, यहाँ पे प्रश्न क्या आ गया फ्रेंड्स? हाँ, यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से जो है कौन सा ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थितियाँ, तो आदर्श स्थितियाँ बताया गया है। तो यहाँ हो जाएगा शांत एवं स्थिर, दोनों ऑप्शन एक ही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बिहार में किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है? तो तेल्हाड़ जल कुंड प्रपात जो है बिहार के जो है कैमूर जिले में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेल्हाड़ कुंड जो है बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। यह प्रपात जो दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार से स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो बिहार में पूछा गया। तो बिहार में जो है एक एशिया की जो है कांवर झील, इसको जो है कांवर झील कहाँ? तो ये बेगूसराय में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो बिहार का जो कांवर झील है यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बिहार में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर। कहाँ है? तो कांवर झील बेगूसराय में जिले में है। ये जो है इससे जो है देखा जाए तो बिहार का एकमात्र देश का 39वां रामसर आर्द्रभूमि में घोषित भी किया गया कांवर झील को। कांवर झील कैमा जो है तो 39वां जो है राष्ट्र से जो है 39वां रामसर स्थल में शामिल किया गया है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो है तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की पृथ्वी की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के बाह्यतम परत को क्रस्ट या प्रॉपर्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो सभी लोग जानते हैं गोदावरी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4, ये नासिक की पहाड़ी से त्रिमकेश्वर की पहाड़ी, नासिक के नज़दीक त्रिमकेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे जो दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। इसकी जो उत्पत्ति महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है और पश्चिमी घाट में त्रिम्बकक पहाड़ी से हुई है और इसकी लंबाई देखा जाए तो 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर जो किसको किसको जोड़ती है, तो यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखा जाए तो स्वेज नहर के बारे में, तो इसकी जो है 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर जो है फर्डिनेंड ने की देख रेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। कब, तो 1858 में। और इस नहर को जो देखा जाए तो यातायात के लिए कब खोला गया था, तो 1869 में यातायात के लिए जो स्वेज नहर को खोला गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। तो संविधान के 73वें संशोधन में कौन सम्मिलित है, तो यहाँ पे आपको बताना है राइट आंसर। तो देखा जाए तो ये जो है जिला पंचायत हो जाएगा, और जो है क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, ये सभी जो था पंचायत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान को देखा जाए तो कब हुआ था, तो यह 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में, पंचायती राज से संबंधित था। यानी कि ये जो है अनुसूची जो है 11 से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से किस अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई थी। तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान किया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यह केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो BN राव। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट है, डॉक्टर BN राव। यानी कि जो श्याम जो इनको जो BN राव जो थे, ये BR अम्बेडकर नहीं बल्कि BN राव थे। इन्होंने जो है कई देशों के संविधान के अच्छे ज्ञाता थे और ये अनेक भाषा भी जानते थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होगी, तो आपका इसका राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। लोकसभा स्थायी समितियों में से 3 वित्तीय समितियां हैं, जो लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ था। तो इसका परिवर्तन कर दिया गया था नवंबर 2014 में। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है किससे। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है किससे, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची में से। संविधान के जो यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, यह 1951 के द्वारा जो जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियां का उल्लेख किया गया है और इस अनुसूची में जो सम्मिलित विषयों का न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में जो 284 अधिनियम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था। तो हमारे संविधान में जो मूल कर्तव्य लाया गया था कब, तो 1976 में। मूल कर्तव्य पहले जो संविधान में नहीं थे, इन्हें संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो है जोड़ा गया था, जो स्वर्ण सिद्ध समिति की सिफारिश पर जो है आंतरिक आपातकाल की जरूरत एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था। तो सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन जो है 1959 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखा जाए तो इसे जो है आधुनिक भारत में प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है राजधानी के नौगढ़ जिले से बंदगरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी और पंचायती राज व्यवस्था को जो ग्राम, तालुका और जिला में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि बिहार में किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि बिहार के जो एकमात्र भागलपुर ऐसा जिला है जिसको सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भागलपुर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो है महिला साक्षरता दर कितना है, तो 51.50%। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51.50% है, जबकि पूर्व साक्षरता दर की बात किया जाए तो 71.20% है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अरहर की संकर किस्म है। अरहर की संकर किस्म कौन सी है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ICPH 8 जो है ये अरहर की किस्म है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, श्री MC सेल्तवाद। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं। तो ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को जो है वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, वेजिटेबल फोर्सिंग। मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है। तो मृदाओं के कण
घनत्व का औसत मूल्य कितना होता है? तो यह आपका हो जाता है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य कितना होता है? तो 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो बाग लगाने की जो है विधि पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी अपनाई जाती है? तो समोच्च है। समोच्च विधि जो है या बाग लगाने की जो पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो पंचम सवारी ताल में जो है यह आपको कितनी मात्राएं होती है? तो कुल 15 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर। कौन कौन होता है? तो धी ना, धी धी, कत, धी धी, नाधी, धीना, तिक्र, तिना, तिरकिट, तुना, कतवा, धीधी, नाधी, धीना, ये 15 जो है ये मात्राएं होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है? तो सभी लोग जानते हैं कि वंदे मातरम देश गान के जो रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो पहली बार देखा जाए तो कब गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था रहमतुल्लाह सयानी। इसके अध्यक्षता किसने किया था? तो रहमतुल्लाह सयानी ने किए थे। ये कलकत्ता अधिवेशन में गया था। अगर राष्ट्रगान के बारे में बात किया जाए तो राष्ट्रगान जन गण जो है यह 1911 के जो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्षता किसने किया था? तो विश्व नारायण दत्त ने। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राग भैरव का गायन समय क्या होता है? तो राग भैरव का गायन समय काल क्या होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रातः काल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होती है? तो इससे ऐसा अगर लागू किया जाए तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 में संशोधन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है 356 में जो है जो संशोधन करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों में अपेक्षिक अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसके अपेक्षिक अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों को अपेक्षिक अनुपात को मृदा कणाकार कहा जाता है। ओलंपिक खेल का आदर्श वक्र क्या है? तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि ओलंपिक खेल का आदर्श वक्र क्या है? तो आल्टियस, सीटियस और फोर्टियस। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया 42 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अर्जुन पुरस्कार विजेता है? तो अर्जुन पुरस्कार विजेता एकमात्र पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद को जो है यह भारतीय राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम के कोच हैं। जो पुलेला गोपीचंद को अर्जुन पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था? तो 2000 ईस्वी में दिया गया था। एक प्रश्न है कि मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो मनोरंजन के बारे में देखा जाए तो मनोरंजन जो है कुल 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? तो आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होगा तो आपका ब्रज आसन। ब्रज आसन जो है यह आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय यह जो है पूर्वोत्तर भारत यानी कि मणिपुर में खोला गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। इसका शिलान्यास जो है किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी द्वारा 16 मार्च 2018 को किया गया था। 16 मार्च 2018 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि संतुलन आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं। तो संतुलन आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व क्या होता है? तो विटामिन एवं खनिज लवण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सोलर विधि क्या है? तो सोलर विधि में क्या हो जाएगा? तो सोलर विधि में क्या कर सकते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उबालना। भोजन पकाने का सर्वोत्तम विधि भोजन को उबालकर पकाने की होती है। भोजन को उबालकर पकाने से जो है उससे पोषक तत्व उसमें विद्यमान रहते हैं, जबकि तलने और सेकने से और भुनने से उसमें पोषक तत्व क्या होते हैं? तो उबले भोजन का तुलना में नष्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम दिया गया है, एम्बाइन नहीं है। एम्बाइन किस प्रक्रिया के सहायक होती है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है यह आपका होती है प्रोटीन के पाचन में। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर। यहाँ पे जो दोस्तों एंजाइम है ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं तो चेचक के विषाणु का नाम क्या है? तो चेचक जो किस विषाणु के कारण होता है? तो आपका इसका राइट आंसर वेरियोला वायरस। एकमात्र ऐसा वेरियोला वायरस है जिसके कारण जो चेचक के विषाणु होते हैं। चेचक जो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो शेफर विधि का प्रयोग किसमें करते हैं? तो रोगियों के पानी में डूबने पर जो शेफर विधि का प्रयोग करते हैं। शेफर विधि पानी में डूबने एवं दम घुटने की बिजली का झटका लगने आदि पर कृत्रिम सांस देने के लिए एक विधि है। इस विधि में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को पेट के बल लेटाकर जो है उसके पीठ पर इस प्रकार दबाव डाला जाता है जिससे उसके फेफड़े पर दबाव पड़े और फेफड़ा को भारी हुई हवा बाहर निकल जाए। इस विधि के अलावा
सिल्वेटर लोबोर्ड का रैंकिंग या इवर्स विधि का प्रयोग भी किया जाता है और कृत्रिम सांस देने के लिए यह किया जाता है शेफर विधि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समपोषीय विकास का संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसकी व्याख्या जो सर्वप्रथम जो है ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसको कहा जाता है? तो भारत का सभी लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगा डॉल्फिन, गांगेय गैरिका, इसको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गंगा डॉल्फिन जो है 5 अक्टूबर 2019 को 5 अक्टूबर जो है 5 अक्टूबर 2009 को जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में जो है हुई गंगा नदी घाटी के प्राधिकरण की बैठक में विलुप्त हो रहे गंगा डॉल्फिन को जो है यह राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। कब? 2009 में, जिससे 18 मई 2010 को जो पर्यावरण वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया था। अगला प्रश्न दिया गया है किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम जो है यह आपका 1980 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? तो हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यह हरित गृह गैस प्रभाव नहीं है, जबकि ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सभी हरित गृह प्रभाव गैस है, जबकि नाइट्रोजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो मृदा संरक्षण की विधि नहीं हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा कीटनाशक रसायन। कीटनाशक रसायन जो है मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, जबकि मृदा को संरक्षण करना है तो आप मृदा अपरदन को रोक कर करिए, या जैव खाद करके, फसल चक्र करके। तो ऑप्शन नंबर 1, B, C सही है, जबकि 4 जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिलाई मशीन कब भारी चलती है? तो सिलाई मशीन जो भारी जब कब चलती है? तो यह जो है तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर। तेल की कमी और सफाई नहीं करने पर क्या होता है, उसके जो पार्ट पुर्जे जो होते हैं वो धूल जम जाते हैं, जिसके कारण जो है यह अधिक भारी चलती है। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वृद्धावस्था में जो कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? तो ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यह कैल्शियम की कमी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन नामक तत्व कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन नामक तत्व होता है आपका कौन सा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है या हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन नामक तत्व जो है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? तो पाठ्य योजना कौन सी प्रचलित है? तो यह हार्वर्ड है। हार्वर्ड जो है आजकल यूरोप और भारत में एक जो है जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना प्रचलित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। योजना विधि आधारित क्या है? तो योजना विधि आधारित क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा करके सीखने पर आधारित है। योजना विधि जो है यह करके सीखने पर आधारित एक योजना विधि है। इसे जो है देखा जाए तो WH किलपैट्रिक किसने? तो WH किलपैट्रिक जो था एक वैज्ञानिक थे। यह विधि अनुभव केंद्रित अर्थात इसने सीखने पर आधारित किया था, इसी ने इसे खोज किया था। तो आपसे इसे राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे में वकील थे? तो INA के मुकदमे में वकील कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि भुल्ला भाई देसाई। नोट इस प्रश्न में देखा जाए तो उत्तर में C तथा D सही है, दोनों सही हो जाएगा। अतः कोई एक विकल्प नहीं चुना जा सकता, क्योंकि प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज INA मुकदमे के बचाव पक्ष के वकील के रूप में भुल्ला भाई देसाई तथा तेज बहादुर सरपू और कैलाश नाथ काटू तथा आशा पल्ली ने काम किया था। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C और D दोनों हो जाएगा, ये याद रखिएगा, यानी कि इसका आंसर स्टार लगा लीजिएगा। 14 से या 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण किया था? तो यह सत्ता ग्रहण किसने किया था? संविधान सभा ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। संविधान निर्मात्री जो है संविधान सभा ने जो है 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में स्वतंत्र भारत की सत्ता ग्रहण की थी। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज की किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो यह सामना नहीं किए थे मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। 1942 में जो है स्थापित आज़ाद हिंद फौज का विचार देखा जाए तो कैप्टन मोहन सिंह का था, लेकिन उस पर मुकदमा नहीं चला था, क्योंकि उन्हें जो है पहले ही नज़रबंद किया जा चुका था। जबकि दिल्ली के लाल किले पर चलाए गए मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज की आधिकारिक गुरदयाल सिंह और प्रेम सरहल और शाह नवाज मुख्य थे, जिनमें लंबी सजाएं सुनाई भी गई थी, लेकिन फैसले के विरुद्ध जनता सड़कों पर उतर गई थी।
अगला प्रश्न है कि 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण ये किसने गाया था? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी अफ्रीका में जो है कितने वर्ष रहे थे? तो इसका देखा जाए तो गांधी जी का जन्म जो है 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इन्होंने जो है 1893 में जो है यह कहाँ गया था? तो दक्षिण अफ्रीका गया था। किस काम के लिए? तो दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए। और ये आए थे कब? तो 1915 में आया था, 9 जनवरी 1915 को आया था। तो देखा जाए तो यह कुल 21 वर्षों तक जो है ये दक्षिण अफ्रीका रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो भारतीय संतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो यह कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो वेलेंटाइन सिरॉल। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INS का कमांडर कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन मोहन सिंह थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 15 दिसंबर 1941 को मोहन सिंह ने जो है मलाया में आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था और 7 जुलाई 1947 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही चुनिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था ये बिल्कुल सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के स्थापक में से एक थे, तो ये भी सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो यह सहयोग आंदोलन जो है यह महात्मा गांधी ने 1922 में लेने का मुख्य कारण क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौरा चोरी हुई हिंसा के कारण। चौरा चोरी हिंसा के कारण जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर। चौरा चोरी कब हुआ था? तो यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को जो है चौरा चोरी उत्तर प्रदेश में जनता द्वारा पुलिस थाने में क्या हुआ था कि आग लगा दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे जिंदा जल गए थे। इससे दुखी होकर जो महात्मा गांधी ने जो था असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, बंद कर दिया था। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति जो है यह आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण संरचना से है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण संरचना से जो है भंडारी समिति संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों को रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा बहुउद्देशीय वाले को। सामाजिक वानिकी में जो है बहुउद्देशीय वृक्षारोपण कार्यक्रम है, इसके द्वारा जो वृक्षों को लगाया जाता है। स्मार्ट जेल क्या होता है? तो स्मार्ट जेल जो है यह क्या होता है? तो यह एक पदार्थ को जीवन तंत्रों की नकल है। एक पदार्थ के जीवन तंत्रों की नकल जो है स्मार्ट जेल है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दिया है? तो पूर्ण रोक लगाने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो यह हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश फल उद्योग सेब के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह उद्योग प्लास्टिक की थैलियों से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित है। इससे प्रदूषण को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है प्लास्टिक की थैलियों को उपयोग प्रतिबंध लगा दिया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा? घटित नहीं होगा यहाँ बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तट घट जाएगा। ये घटित नहीं होगा। समुद्र तट क्या हो जाएगा? घट जाएगा नहीं, बल्कि क्या होगा? गर्म होकर क्या हो जाएगा? बर्फ पिघलेगा तो ये समुद्र तट बढ़ जाएगा। यहाँ पर नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा जो वृक्ष पर्यावरण संकट का माना जाता है? तो पर्यावरण संकट के लिए जिसमें से कौन सा वृक्ष माना जाता है? तो यूकोलिप्टस। यूकोलिप्टस जो है यह वृक्ष के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है, जिसकी कमी से होने पर यह वृक्ष जो क्या होता है कि मृदा से ह्यूमस को सोख लेता है, जिसके कारण जो है यह पर्यावरणीय संकट माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है? तो किस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है? तो यहाँ पर दिया जाएगा कि किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है, वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई। तो अगर वह प्राकृतिक आवास में अगर 40 वर्ष से अगर नहीं देखा जा रहा तो अपने विलुप्त आवास में चला जाता है, यानी कि विलुप्त प्राकृतिक आवास में चला जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक क्या कहलाते हैं? तो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक क्या कहलाते हैं? तो यह दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा परजैविक। जो प्रदूषण मानव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे कि फैक्ट्रियों द्वारा, वाहनों द्वारा आदि को
हीमोलिन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है? परजैविक। मानव प्रदूषण, जो प्रदूषण मानव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उसे फैक्ट्रियों द्वारा, वाहनों द्वारा आदि को हीमोलिन कहा जाता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीमोलिन हो जाएगा। पेयजल में संख्यीय प्रदूषक सर्वाधिक होता है। तो पेयजल में संख्यीय प्रदूषक सर्वाधिक किसमें होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। शहरीकरण को बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार निम्न जिलों में सही क्रम क्या है? तो शहरीकरण को देखा जाए तो बढ़ते क्रम में आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा पटना हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा नालंदा, सॉरी पटना, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद नालंदा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सही क्रम चुना है, जिलों का सही क्रम चुनना है। तो यहाँ पे दिया है कि देखते हैं सही से फ्रेंड, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? तो निम्न जिलों का सही क्रम क्या होगा? तो आपका इसका राइट आंसर देगा सबसे पहले यानी कि निम्न जिला यानी कि नालंदा में कम है, उससे ज़्यादा मुंगेर में, उससे ज़्यादा पटना में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सबसे अधिक किसमें? तो पटना जिला में, उसके बाद क्या हो जाएगा? मुंगेर में, उसके बाद आपका नालंदा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। औद्योगिक मलबे से थोड़ा सा इस जो है प्रश्न को देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे देखा जाए तो पटना में जो है आपका कितना है? तो पटना में जो है 44.3% है, यानी कि अनुसार जिला का सही क्रम में शहरीकरण में 44.3 है। मुंगेर में आपका देखा जाए तो 28.3 है, 28.3 है। और जो है यहाँ पे देखा जाए नालंदा में आपका कितना है? तो 26.2 है, 26.2 है। यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो पटना में, उसके बाद मुंगेर में, उसके बाद नालंदा में। तो जिधर में मुंह खुला रहता है तो वो उधर बड़ा माना जाता है। तो इधर क्या है? तो पटना सबसे बड़ा है, कि सबसे ज़्यादा पटना में है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। सी नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। तो औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण कौन सा होता है? तो आपका इसका राइट आंसर चमड़ा उद्योग से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिकतम भाग कितना है? तो भारत का जो इसमें अधिकतम भाग हो जाए 5%। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से कौन सा जो बिहार के 7 निश्चय भाग का हिस्सा नहीं है? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति यह है, शक्ति महिला सशक्त महिला ये भी है, हर एक क्षेत्र में सिंचाई का पानी ये भी सही है, लेकिन सभी के लिए वायुमार्ग ये गलत है। तो एक ए बी सी सही है, जबकि जो है 4 गलत है। देखा जाए तो वायु जो है 7 निश्चय भाग 2 में जो कौन कौन शामिल है? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति शामिल है, 2 में शक्ति महिला सक्षम महिला शामिल है, 3 में हर एक खेत का सिंचाई और पानी शामिल है, 4 में जो है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव बनाना शामिल है, 5 में स्वच्छ शहर विकसित शहर बनाना ये भी शामिल है, और 6 में जो सुलभ संपर्कता शामिल है, और 7 में जो है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा शामिल है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या है? 4 नहीं है। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकीय संतुलन से संबंधित नहीं है? तो पारिस्थितिकीय संतुलन संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औद्योगिक प्रबंधन। औद्योगिक प्रबंधन जो है यह पारिस्थितिकीय संतुलन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, जबकि पारिस्थितिकीय संतुलन में जल प्रबंधन, वन रोपण और वन जीव सुरक्षा महत्वपूर्ण संबंध है, जबकि औद्योगिक प्रबंधन संबंधित नहीं है। पर्यावरण से अभिप्राय क्या होता है? तो पर्यावरण से अभिप्राय क्या होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि देखा जाए तो भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं को, प्राकृतिक दुनिया को, इनके चारों ओर अस्तित्व में, ये सही है। उनसे संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरते हुए होती है, ये भी सही है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था को अंतर संबंधित होते हैं, ये भी सही है। यानी कि इनमें से सभी सही है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय क्या है? तो पर्यावरण अभिकर्षण से इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है कि पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से नियमीकरण करना और मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना और पारिस्थितिकी विभिन्नता का परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन करना। तो यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण होती है? तो भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है? तो इसका कारण यह होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। CO2 के कारण जो है यह भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका यह बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी जल क्षेत्र में BDO की अधिकता संकेत देती है, जिसका किसी जल क्षेत्र में BDO की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल क्या होता है? तो क्या होता है कि
सीवेज के प्रदूषित हो रहा है, सीवेज से क्या होता है, प्रदूषित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वीडियो कहने का मतलब होता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी से बायोलॉजिकल, वो से ऑक्सीजन डिमांड का प्रयोग जो है जल प्रदूषण को मापने में किया जाता है। और वीडियो जो होता है ऑक्सीजन की वह मात्रा जो समान ताप पर किसी जल में 1 लीटर भाग के 5 दिनों में जीवों की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। और वीडियो जल प्रदूषक सीवेज तथा अन्य व्यर्थ पदार्थों के माध्यम से बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष हैं, तो जल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन है, तो सीता अशोक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतम जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इनमें से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो आपका ये हो जाएगा वनारोपण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा है, तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा है, तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक राष्ट्र है। जो ग्रीन हाउस गैस में वे गैसें होती है जो पृथ्वी के तापमान को लगातार बढ़ाती है। इस गैसों के कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख है, ये हमारी पृथ्वी को गर्म करती है और गर्म करने के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिससे कारण क्या होता है कि जो ग्लेशियर से बर्फ होते हैं पिघलते हैं और समुद्र में पानी को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे स्थल खंड में कमी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 समाप्त होता है। क्या आप लोग चाहते हैं कि इतना ही डिटेल में पढ़ाया जाए या इससे और डिटेल को कम किया जाए, आप लोग जैसे ही आप कमेंट में बताइएगा उसी प्रकार से हम लोग इसको वीडियो को जारी रखेंगे। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद।